जय हिंद दोस्तों, भाषा आईएएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं 2 तारीख को बोला था कि मैं 2 तारीख को बनाऊँगा और आज काम खत्म हो गया तो इसलिए मैं आज ही बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड? चलिए, मैंने आपको कुछ डिस्कशन कर दिया है जैसे लैग्रैंज पॉइंट, है ना? लैग्रैंज पॉइंट और गैलेक्सी का कुछ फैक्चुअल चीज़ें बता दिया है, क्वासर्स बता दिया है, पल्सर बता दिया है, ठीक है? और आज हम जो पढ़ने वाले हैं फ्रेंड, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये है फ्रेंड कॉन्स्टलेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या है फ्रेंड? तारामंडल। ठीक है, तारामंडल आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप अर्थ पे जब आप रात के समय देखते हैं आसमान में, तो आपको कुछ तारे दिखते हैं, राइट? कुछ क्या, बहुत सारे तारे दिखते हैं, राइट? आपने देखा होगा। तो वो तारे कुछ पैटर्न बनाते हैं, राइट? ऐसा लगता है कि कुछ पैटर्न बना रहे हैं, ठीक? तो उस वो पैटर्न ही हमने क्या बोला, उसका कॉन्स्टलेशन बोल दिया। ठीक है, चलिए, क्या है इसका डेफिनेशन, क्या होता है, कैसे पहचानते हैं? जैसे अ कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग द रिकॉग्नाइजेबल रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ओके इन द स्काई व्हेन viewed viewed from earth। ओके, तो फ्रेंड ये कॉन्स्टलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाता है। कहाँ पे? स्काई में। ओके, जब हम अर्थ पर से इसको देखते हैं, जब अर्थ से हम इसको देखते हैं तो एक ग्रुप ऑफ स्टार बनता है, एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनता है, जिसे हमने बोल दिया कॉन्स्टलेशन। जैसे ये शेप हो सकता है, एग्जाम्पल, ये जो शेप हो सकता है, रिकॉग्नाइजेबल जो पैटर्न बनेगा फ्रेंड, ये कोई बेयर हो सकता है, यानी कि भालू का हो सकता है, बेयर का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है ना? ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कोई एक धनुष का, यानी धनु का हो सकता है, धनुष का हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही और भी चीजें हैं, जैसे स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन का मतलब क्या है? बिच्छू। ठीक है, तो बिच्छू के आकार का होगा तो उसे बोल देंगे स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन। ओके, चलिए, अब समझते हैं यहाँ पे कि जो फ्रेंड स्टार्स होते हैं, स्टार्स, आपने देखा होगा कि ये जो स्टार दिखते हैं बहुत पास-पास दिखते हैं, राइट? आपने आसमान में देखा होगा कि ये स्टार तो बहुत पास-पास दिख रहे हैं, इनके पास क्या कोई डिस्टेंस कोई है नहीं है। तो ये जो फ्रेंड है ना, ये जो आपके स्टार्स हैं, ये बहुत दूर-दूर हैं, ठीक है? स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन, स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन आर नॉट फिजिकली फिजिकली क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। ये जो स्टार्स हैं फ्रेंड, ये कॉन्स्टलेशंस जो हैं स्टार्स के, ये बहुत पास-पास नहीं हैं, ठीक है? जो स्टार्स आप देखते हैं आसमान में, वो स्टार पास-पास नहीं है, वो बहुत ही दूरी पे हैं, लाइट ऑफ ईयर्स दूरी हैं, ठीक है? लाइट ईयर्स दूरी है वो, क्लियर है? या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी है कोई, ठीक है? तो अभी मैं बताऊँगा क्या है लाइट ईयर।
और क्या होती है, मैंने बताया है लाइट ईयर के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो क्या हुआ, ईच अदर, ओके। और जो फ्रेंड ये पैटर्न बन रहा है ना, बन रहा है, एक लाइन बन रही है ना, यहाँ पे लिखिए, लिखते हैं यहाँ पे, लाइन्स, लाइन्स फॉर्मिंग पैटर्न, lines forming patterns are not actually real। ये लाइन जो पैटर्न बन रही है वही मैं बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो ये पैटर्न जो है, क्या ये पैटर्न सेम आपके जो है लाइन जो है सही है, एक्चुअल में है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप बताऊं, जैसे अगर आप देखें उर्सा मेजर, आपने उर्सा मेजर का नाम सुना होगा, है ना? जब आपने एस्ट्रोनॉमी पढ़ा होगा, यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन पढ़ा होगा, तारामंडल के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने उर्सा मेजर को जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। इसको फ्रेंड हम बिग बियर और बिग डिपर भी कहते हैं, ठीक है। इसका फ्रेंड जो पैटर्न होता है वो इस तरह का होता है, यहाँ पे एक स्टार होगा, इस तरह से ऐसे आएगा, और फिर यहाँ से इस तरह से एक पैटर्न बनेगा। यहाँ पे स्टार होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ऐसे होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा, 7 ब्राइट स्टार्स ग्रुप, 7 ब्राइट स्टार्स ग्रुप है, ओके। चलिए आगे समझते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए आप, तो किस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है। जब आपको ये स्टार एक ब्राइट करते हुए दिख रहा है, चमकता हुआ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, तो आपने इस तरह से इसको बनाया। एंशिएंट टाइम के लोगों ने इसे बोला भाई ये एक बड़ा भालू की तरह दिख रहा है, एक बेयर है। अब भाई मैं बेयर यहाँ नहीं बना सकता, भालू नहीं बना सकता हूँ, तो इस तरह समझिए, इसी को ही, इसी पैटर्न को बोलते हैं उर्सा मेजर, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक दूसरा है, ये मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड वन दैट इज उर्सा माइनर। फ्रेंड इसको आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देख सकते हैं, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिखता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दिखता है, ठीक है। इसको बोलेंगे लिटिल, लिटिल बेयर, या इसको बोलेंगे लिटिल डिपर, लिटिल डिपर, ओके। चलिए ये कैसे दिखता है, लुक्स लाइक अ स्मॉल बेयर, यानी कि स्मॉल बियर, छोटे भालू की तरह दिखता है, स्मॉल बियर यानी छोटे भालू की तरह दिखता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, ओके। अब मैं इसका पैटर्न बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, ये अगर आप देखें इस तरह से एक पैटर्न बनता है, ये एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार ये है, ये यहाँ पे है, और ऐसे यहाँ पे, ऐसे, और ये ऐसे। ये फ्रेंड हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल पर होता है, ठीक है, हमेशा ये नॉर्थ पोल पे होता है। और यहीं पे, इसी यहीं, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ ये देखें आप ना, थ्री जो है लाइन में, एक ही लाइन में अलाइंड है थ्री स्टार्स, यहीं पे एक स्टार है दैट इज पोलर स्टार। इसका नाम है क्या फ्रेंड, पोलर स्टार। इसे पोलर स्टार क्यों कहते हैं, आप में से कोई जानता है? ठीक है, आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि इसे पोलर स्टार क्यों कहते हैं, है ना, यानी सारे स्टार है ना, तो हम इसे ही पोलर स्टार क्यों कहते हैं? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके, आंसर करिए। वरना और फिर मैं आप लोग अगर आंसर देते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स अलॉट। और अगर आप नहीं बताते हैं तो भी मैं आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ओके। चलिए इसे पोलर स्टार क्यों कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आप देखें ये थ्री अलाइंड है, तो यहाँ पे ये पोलर स्टार है, ठीक है। और ये पोलर स्टार क्या करता है फ्रेंड, इससे हम क्या समझते हैं, ये हमेशा नॉर्थ में रहेगा, हमेशा ये नॉर्थ में, अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं तो हमेशा ये नॉर्थ में
रहेगा। और ये नॉर्थ में आप देखोगे इसको, ये बताता है डायरेक्शन में, डायरेक्शन के बारे में। इससे डायरेक्शन, टाइम, नाइट के टाइम में, रात में, यहाँ से हमें डायरेक्शन समझ में आती है कि नाइट में टाइम क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम टाइम टाइम समझते हैं और यहाँ से डायरेक्शन समझते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन है तो बाकी डायरेक्शन हमें पता ही है, क्योंकि अगर हमारा जो चेहरा, हमारा फेस है उधर की ओर नॉर्थ है, तो हमारे राइट पे क्या है, ईस्ट है, और वेस्ट पे क्या है, मतलब लेफ्ट में क्या है, वेस्ट है, और नीचे की ओर क्या है, वो है फ्रेंड साउथ। ऐसे अगर आप अपने फेस की तरफ देखें तो ये क्या है फ्रेंड, नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, है ना, दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज क्या है, साउथ, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। आपने मैप पढ़ते हुए इन डायरेक्शन को देखा होगा, ठीक है। तो ये जो आपका स्टार है ये हमेशा यहाँ नॉर्थ पे रहता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें क्या होगा, कोई भी सेलर हो, कोई भी नाविक हो, ठीक है, सेलर हो कोई, ठीक है, तो उसे आसानी से डायरेक्शन पता करने में आसानी होगी। अब आप कहेंगे भाई ज्यादातर तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में ज्यादातर तो लैंड है, पानी तो है नहीं ज्यादातर, है ना, तो ओशन का पार्ट तो ज्यादातर जो है साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब ऐसा कहेंगे, राइट। पर यहाँ देखिए आप पैसिफिक ओशन के बारे में समझिए। पैसिफिक ओशन देखिए कितना ज्यादा उधर है, बेरिंग सी वगैरह के साइड में है कि नहीं, बताइए, है ना। मेडिटेरियन मेडिटेरियन सी देखिए, मेडिटेरियन सी देखिए आप, तो मेडिटेरियन सी है ना, ओके। कैस्पियन सी देखिए, वहां पे भी तो भाई होती है ना। बीच में चले जाओगे तो नहीं समझ में आएगा किधर जाना है, तो आप भूल जाओगे कि हमारा जो घर है जिधर हमको जाना है उधर कहाँ है, तो फिर भूल जाओगे ना, ठीक है। अटलांटिक सी देख लीजिए आप, अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो आप देखेंगे अटलांटिक सी जो है फ्रेंड, वो नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट यूरोप के बीच में है कि नहीं, बताएं, है ना। तो अगर आप देखें उस पार्ट को, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है, तो आप कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे इसी जो है पोलर स्टार से ही हम समझते थे डायरेक्शन को, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम थर्ड वाले समझते हैं। थर्ड है फ्रेंड, थर्ड दैट इज ओरियन, ठीक है, ओरियन कॉन्स्टलेशन। ये क्या फ्रेंड, कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, ये ओरियन कॉन्स्टलेशन है, ओके। मैं इसको इरेज कर दूं क्या, चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए ये जो है फ्रेंड इस तरह से है, इस तरह से ये दिखता है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। लेट मी सी, सॉरी, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। ओके, ये ओरियन है फ्रेंड, इसको हंटर स्टार भी कहते हैं, हंटर स्टार। इसको नॉर्थ हेमिस्फेयर और इक्वेटर दोनों से देखा जा सकता है, यहाँ पे स्टार्स हैं, ठीक है। क्लियर बातें समझ में आ रही हैं, बोले, बताएं क्या दिक्कत कोई है। अभी मैंने बताया था कॉन्स्टेलेशंस क्या है फ्रेंड, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जिनको रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न मिला हुआ है, क्लियर है ना। चलिए, तो मैंने बता दिया, ये तीन बता दिया ओरियन, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और फोर्थ बताता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझना है, और ये टॉपिक सिर्फ मैंने समझाने के लिए ही बताया है, क्योंकि सारी चीजें मैं एक सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी उसी में है। ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है, सिर्फ आप इतना जान लें कि ये कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, कि ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। जैसे आप उर्सा मेजर देखते हैं, उर्सा माइनर देखते हैं, और ओरियन देखते हैं, कैसियोपिया देखते हैं। फोर्थ आपका कैसियोपिया है, कैसियोपिया,
पिया कॉन्स्टलेशन। ठीक है फ्रेंड, है ना? ये कैसे दिखता है? लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर, लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर, इंग्लिश लेटर डब्ल्यू। ये डब्ल्यू की तरह दिखता है। ठीक है, ऐसे। यहाँ स्टार है, यहाँ पे है, यहाँ स्टार है, और ये है, और ये है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से दिखा तो उन्होंने बोला कि भाई ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू कॉन्स्टेलेशन बोल दिया इसको। ठीक है, ये स्टार का पैटर्न ही तो है ना भाई, ये ग्रुप ऑफ स्टार है और इसमें एक पैटर्न है, देख रहे हैं ना, एक पैटर्न बना दिया लोगों ने, है ना, हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ने। ठीक है, चलिए। ओके, अब मैं फिफ्थ बताता हूँ, दैट इज कैनिस। ठीक है, कैनिस। तो फ्रेंड ये कैसे दिखता है? लुक्स लाइक, लुक्स लाइक स्वान। ठीक है, इसका जो पिक्चर है, फिगर है फ्रेंड, वो इस तरह से है। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे भी है फ्रेंड, यहाँ पे है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे आपके स्टार्स हैं। ठीक है, देखा आपने, एक पैटर्न इन्होंने बनाया कि नहीं बनाया, बोल बताएं, कोई प्रॉब्लम है? जो मैंने कहा कि ये कॉन्स्टेलेशन क्या है, एक पैटर्न ऑफ स्टार्स है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि एक पैटर्न में है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक, आपने खुद ही देखा होगा यार कि अर्थ से आपने देखा तो आप आसमान में देखेंगे तो स्टार के पैटर्न में सेट होते हैं ना, देखा होगा आपने, खुद ही देखा होगा, आप ये जानते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक, चलिए। ओके, और भी जो स्टार वो हैं, क्या बोलते हैं आपके, यहाँ से आगे हम समझ लेते हैं। यहाँ से जैसे जो आप देख सकते हैं सादर्न हेमिस्फेयर से, तो फ्रेंड ये सादर्न हेमिस्फेयर से आप देख सकते हैं एक क्रक्स है ना, क्रक्स कॉन्स्टेलेशन है, जिसको सादर्न क्रॉस कहते हैं, सादर्न क्रॉस। ओके, सेंटोरस है। ओके, ये सेंटोरस है। और नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, हाँ, एक चीज और है, ब्राइट सेंटर। आप यहाँ से सादर्न हेमिस्फीयर से ब्राइट सेंटर ऑफ मिल्की वे है। ओके, ठीक है, समझ गए आप इस बात को? तो हम यहाँ सादर्न हेमिस्फीयर पे इनको देख सकते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। ठीक है, अगर हम इक्वेटर पे देखें, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं फ्रेंड, इक्वेटर आप लोग लिख लीजिएगा, या मैं यही लिख देता हूँ, फिर आप कहेंगे कि यार इधर लिख दिए हैं उधर लिख दिए हैं, प्रॉब्लम हो गई, राइट? ये देखिए, इक्वेटर पे देखिए, इक्वेटर पे आपको ओरियन, टॉरस, एक्वारियस। ओके फ्रेंड, ये टॉरस क्या है? ये वृषभ है, वृषभ राशि अभी हम लोग जो पढ़ेंगे समझेंगे। एक्वारियस क्या है? ये कुंभ राशि, ये कुंभ है जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बातें? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें तो बहुत आसानी से समझाया मैंने ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं फ्रेंड यहाँ से। अब हम चलते हैं अपने जोडियक टॉपिक पे। ठीक है, अब हम जोडियक जोडियक पढ़ेंगे, और जोडियक को ही राशि कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर में हर दिन राशि के बारे में आता है, और आप लोग राशियों के बारे में देखते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब इस नाम का क्या है, ऐसा वैसा ना, ये सारी चीजें आप लोग देखते रहते हैं कि हमारे नाम की राशि ये वाली है, तो आज हमारे साथ क्या क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं ना, न्यूज में हर दिन आता रहता है। तो कहें तो अपनी डेस्टिनी के बारे में हम देखते रहते हैं कि भाई अब हमारे साथ क्या होगा,
है ना? हमें पैसा अच्छे से मिलेगा, नहीं मिलेगा, या हमारे बिज़नेस में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना? चलिए, फ्रेंड ये इस जो हम ज़ोडिएक पढ़ेंगे, ज़ोडिएक, वो हम पढ़ेंगे इंडियन एस्ट्रोनॉमी के अंडर में, इंडियन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है? ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी जो कि हम यहाँ समझते हैं वैदिक टाइम की, वैदिक कल्चर जो था या वैदिक सिविलाइजेशन हमारा इंडिया का जो सिविलाइजेशन था, वैदिक टाइम का है ना? तो वैदिक कल्चर में जिस तरह के से लोगों ने अपनी एस्ट्रोलॉजी को सॉरी एस्ट्रोनॉमी लिख दिया, एस्ट्रोलॉजी होगा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? यहाँ पे फ्रेंड 12 ज़ोडिएक के बारे में बात की गई, 12 ज़ोडिएक। ये क्या ज़ोडिएक कुछ और है, ये भी कॉन्स्टेलेशन ही है, यानी हमारे जो पूरा ये आप देखेंगे स्काई में कितने हैं कॉन्स्टेलेशन 88 हैं, जिनमें से 12 ज़ोडिएक जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? उनकी लाइट हमारे ऊपर जब पड़ती है, तो वो हमें पॉज़िटिव या नेगेटिव, ठीक है, इम्पैक्ट डालती है, ठीक है? उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी होता है, यानी अ, सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक प्रभाव भी होता है, दोनों, ठीक है? चलिए, तो यहाँ से मैं अब बनाता हूँ ज़ोडिएक के बारे में। ये आप जानते हैं सन, ये हमारा सन है, तो मैं रेड से बनाता हूँ इसको सन को, ठीक है? रेड से बना देता हूँ सन को, ये देखिए, ये सन है, क्लियर बातें हैं? चलिए, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है, चलिए, ये ऐसे आप क्या करें, इस तरह से ये क्रॉस खींचे, लाइन खींचे ऐसे, ऐसे इसको क्रॉस करें। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा ना भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा मैथ में, या नहीं पढ़ा होगा तब भी आप इस तरह से ड्रॉ करें, ये ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक है? एक यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ओके, एक यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से कर लिया, ओके? तो इन 12 ज़ोडिएक को अगर हम याद करें तो कैसे करेंगे, राइट? तो मैंने याद करने के लिए ये बता देखिए, यहाँ पे लिखिए PAC, इसको याद कर लीजिए, 3 को याद करिए, ये सेक्टर जो दिख रहा है ना 90 डिग्री ना बना रहा है ये, ऐसे याद करिए, PAC, P से क्या है फ्रेंड? पीसेस, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं मीन, ठीक है? दूसरा है सेकंड, ओके, मैं इसको बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना। चलिए, ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने ये पूरा आपको यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने ज़ोडिएक 12 ज़ोडिएक और 27 नक्षत्र और 9 प्लैनेट को बना दिया है, ठीक है? ओके, तो यहाँ मैं समझाता हूँ, आपको बताता हूँ क्या है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये सन देख रहे हैं ना, मैंने रेड से बनाया हुआ है सन, ठीक है? तो यहाँ पे आप सन देख सकते हैं और इसी के चारों तरफ 12 राशियाँ, ठीक है? 12 ज़ोडिएक, है ना? जो 88 कॉन्स्टेलेशन हैं, उनसे उनमें से 12 ज़ोडिएक जो हैं, जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, अर्थ पे जो इम्पैक्ट डालती हैं, तो वही हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है? हमें समझना चाहिए, ठीक है? जैसे अगर यहाँ यहाँ से देखना शुरू करें हम फ्रेंड, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हमारी जो अर्थ है, वो रिवोल्यूशन किस दिशा में करती है? एंटी क्लॉकवाइज़, है ना? जैसे मान लीजिए क्लॉक क्लॉक ये है, मैं यहाँ बनाता हूँ क्लॉक, ये मान लीजिए क्लॉक है, राइट? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ऐसे-ऐसे है, और अगर इस तरह से मूवमेंट है, दिस इज़ व्हाट? क्लॉकवाइज़, ये है फ्रेंड क्लॉकवाइज़, ठीक है? और अगर इसी का इस तरह से मूवमेंट हो तब, यानी कि पहले फिर 12, 11, 10 ऐसे करके जाए, यानी कि इस तरह से मूवमेंट हो, तो इसे बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़। इतनी बातें क्लियर है आपको? बताएँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है, चलिए। तो हमारा जो सन और अर्थ है, ये किस तरह से मूवमेंट कर रहा है फ्रेंड? इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज़। आप देख पा रहे होंगे ना,
मान लीजिए एक घड़ी है, ऐसा मान लीजिए, क्लॉक मान लीजिए, तो एंटी क्लॉक कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। तो ये जो पूरा सिस्टम है ऐसे मूवमेंट कर रहा है, राइट? आप समझ पा रहे हैं? पूरा सिस्टम ऐसे मूवमेंट कर रहा है। तो बताएं क्या होगा? तो मैं यहाँ पे जब काउंट करूंगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितने वो जोडियक हो गए, राशियां हो गई 12 हो गई। ओके फ्रेंड, अब मान लीजिए कि हमारा अर्थ यहाँ पे है, ठीक है? ओके, चलिए यहाँ पे अर्थ है हमारा। तो मुझे बताएं कि जो ये पूरा एक एक्लिप्टिक पाथ है, जो एक्लिप्टिक पाथ है वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा, ठीक है? कितनी डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो हमारी अर्थ है वो एक राशि को क्रॉस करने में कितना समय लेती है? 1 महीने का समय लेती है। कितना समय? 1 महीने में हमारी जो अर्थ है वो एक राशि यानी एक ज़ोडिएक को पार कर जाती है, ठीक है? देख रहे हैं ना, ऐसे मूवमेंट कर रही है। ये जो अर्थ है हमारी, ये रिवोल्यूशन कर रही है ना सन के चारों तरफ। क्लियर है? मान लीजिए, चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे है। ये अर्थ जब फ्रेंड, ये जो सन है, जब हमने देखा था अर्लियर थियरी में देखा था यूनिवर्स के बारे में, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि हमारे जो एंशियंट फिलोसफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, वो ये मानते थे कि जो हमारी अर्थ है वो स्टेबल है, अर्थ मूवमेंट नहीं कर रही है अपने एक्सिस पे, अर्थ स्टेबल है, उसके चारों तरफ हमारा सन मूवमेंट कर रहा है। उसके बेसिस पे हमने ये माना कि जो हमारा सन है वो एक राशि को 1 महीने में कंप्लीट क्रॉस करता है। ऐसे ही 12 महीने में हमारा जो सन है 12 राशियों को पार करता है, ठीक है? लेकिन अब क्या है कि हम जानते हैं कि सन जो फ्रेंड है वो स्टेबल है, वो अर्थ है जो जो कि इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, घूम रही है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, मान लीजिए ये स्टेबल है, तो अब देखिए, मान लीजिए ये इधर गया, तो ये जो सन है ऐसा लगेगा कि ऐसे जा रहा है, ठीक है? ऐसे ये जो मूवमेंट हो रहा है, ऐसे लगेगा ऐसे जा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और ये सन, क्योंकि अर्थ मूवमेंट तो अर्थ ही कर रहा है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कभी ट्रेन बैठे होंगे, ऑफ कोर्स आप बैठे ही होंगे, राइट? तो आपके बगल में कोई ट्रेन खड़ी हो, ठीक है? और आपकी ट्रेन हो, ठीक? और मान लीजिए आपकी ट्रेन चली, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि शायद दूसरी ट्रेन चल रही है, क्योंकि ट्रेन जब चलती है झटका लगता नहीं है, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि शायद वो वाली ट्रेन जा रही है क्या? या फिर जब दूसरी ट्रेन चलती है तो हमें लगता है शायद हमारी ट्रेन चल रही है क्या? और जब हमें लगता है कि यार कहीं चल रही, नहीं चल रही, तो हम जब खिड़की से बाहर देखते हैं ज़मीन पे, तो देखते हैं ज़मीन रुकी हुई है, तब समझ में आता है कि वो वाली ट्रेन चल रही है, हमारी नहीं चल रही है ना? ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसे ही अगर हम अर्थ पर से देखें, तो क्या कोई ऐसा फ्रेम है जो हमें समझ में आता है कि भाई जो रुका हुआ हो अर्थ के साथ स्टेबल हो, और हमें समझ में आए कि सन मूवमेंट कर रहा है, या सन के बगल में कोई ऐसा फ्रेम हो जो हमारे अर्थ से जुड़ा हो और वो स्टेबल, सॉरी सन के बगल में कोई फ्रेम हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो जो स्टेबल हो उसके साथ में, ठीक है? और वो उसके हम रिस्पेक्ट में देखें तो हमारी अर्थ घूम रही हो, ठीक है? तो हम समझ में आ जा रही है, नहीं ये तो मेरी हमारी अर्थ घूम रही है, क्योंकि यहाँ पे सन और वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना? अगर बहुत बड़ा हो तब, लेकिन इतना, क्योंकि स्पेस इतना बड़ा है, इसमें अर्थ जो है एक फ्लोटिंग ऐसा मतलब है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल बॉडी है, तो हमें ये समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास कोई कंपैरिजन का कोई दूसरा फ्रेम ही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मान लीजिए ये कोई अभी एक वॉल होती यहाँ पे कोई वॉल होती, पीछे इसके एक वॉल होती, ठीक? अब इस ये जो वॉल है, ये वॉल मान लीजिए बहुत बड़ी है, ऐसे मान लीजिए ये वॉल बहुत बड़ी है, ये वॉल ऐसे बहुत ही बड़ी हुई है, ठीक है? क्लियर है? अब आप इस वॉल को देख रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे पृथ्वी पे देख रहे हैं आप, तो आपको जो सन है वॉल के रिस्पेक्ट में स्टेबल दिख रहा है, तब आपको लगेगा कि हमारी अर्थ ही घूम रही है, सन रुका हुआ है। लेकिन अगर आप ये वॉल हो ही ना, और तब हम देखें तो हमें क्या लगेगा कि सन जो है ऐसे उगता है पूरब साइड से, ये हमारी पृथ्वी है, और ये सन है ऐसे उगता है, सन ऐसे जाता है इधर, सेट हो जाता है।
सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य उगता है और सूर्यास्त हो जाता है। तो हमें लगता है कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और इसी कारण हमने बनाया कि भैया जो सूर्य है वो हर महीने एक राशि को पार करता है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने सूर्य का एक इल्यूजन यानी ऑप्टिकल इल्यूजन है कि वो मूवमेंट कर रहा है। आप समझिए इसको ध्यान से, थोड़ा टफ है समझने में, थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये अर्थ है, या मैं एग्जांपल और देता हूँ। ये आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक। आप क्या करें, अपने घर के या आप वॉल पे कुछ पिक्चर लगा दें, पिक्चर फोटो लगा दें, ठीक है। ऐसे 12 फोटो को चारों तरफ चिपका दें, ठीक है। और बीच में एक आप लैंप रख दें, उसको मान लीजिए सन है वो, ठीक। एक लैंप बीच में रख दीजिए, उसको मान लीजिए सन है, ठीक। और जब आप इस तरह से जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उस लैंप के चारों तरफ आप चक्कर लगाइए। तो जब आप इधर चलना शुरू करेंगे, इधर चलना शुरू करेंगे, तो अब देखिए, अभी आप इधर तरफ फेस किए हैं ना, यहाँ यहाँ पे हैं आप, इधर तरफ फेस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने फेस किया है, ये इधर की तरफ आपने फेस किया हुआ है, ये आपने फेस इधर किया हुआ है, ठीक है। तो आपको कौन सा कॉन्स्टेलेशन दिखेगा? सन के पीछे कैंसर दिखेगा। सही बात है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए, आप अर्थ के ऊपर हैं और आप यहाँ पे सन के एकदम इसी लाइन पे देखिए, इसी लाइन पे, तो यहाँ देखेंगे अर्थ है, इसके सामने ही एक कैंसर है, कैंसर यानी कर्क, कैंसर जोडिएक, कैंसर राशि, कर्क राशि, ठीक है। और उस समय अर्थ कौन सी राशि में होगी फ्रेंड? वो होगी कैप्रिकॉन में। समझ बात आई? क्या होगी? कैप्रिकॉन में होगी, यानी कि मकर राशि में होगा। जो पृथ्वी होगा कौन सी राशि में होगा? मकर राशि में होगा। अब मान लीजिए ये पृथ्वी कहाँ, एक महीने बीत गया और कहाँ पहुंच गया? एक्वारियस में, कुंभ राशि में पहुंच गया। तो जब कुंभ राशि में पहुंच गया, तो अब जब आपका चेहरा यहाँ पे रहेगा, भाई सन देखो अभी भी स्टेबल है, वो जो आपने लैंप बीच में रखा हुआ है, वो लैंप अभी भी क्या है? स्टेबल ही है। मूव मूव तो आप कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे आप मूवमेंट कर रहे हो ना, ठीक है। चलिए, यहां से आप यहाँ आए, अब अर्थ वैसे ही मूवमेंट कर रही है। अब आपका फेस किस साइड है? इस साइड है। तो आप देखेंगे कुंभ राशि में जब यहाँ पे कुंभ राशि में जब अर्थ होगी, तो यहाँ पे सन किस में होगा? लियो में होगा, है ना, सिंह में, सिंह राशि, एक सिंह राशि है ना, सिंह राशि, ठीक है, सिंह राशि में होगा, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे, तो सन के पीछे कौन सी राशि दिखेगी आपको? ये दिखेगा कौन सा कॉन्स्टेलेशन? भाई ये कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैंने कॉन्स्टेलेशन बताया है, ये कॉन्स्टेलेशन ही है और कोई चीज नहीं है। बस ये क्या है? पास में है, जो हमें इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इससे हमें प्रभाव पड़ता है, प्रभाव देता है सकारात्मक और नकारात्मक, इसलिए हम जो है इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अभी जो पृथ्वी है कौन सी राशि में है? यहाँ पे कुंभ राशि में है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऐसे ही पृथ्वी क्या करेगी? आगे बढ़ती जाएगी और हमें लगेगा कि पृथ्वी और सन दोनों साथ में मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सन का जो मूवमेंट होगा फ्रेंड, वो अपेरेंट मूवमेंट होगा, ठीक है। अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टू एक्लिप्टिक एक्लिप्टिक पाथ ऑफ सन एंड अर्थ, ठीक है। ये देखिए, ऐसे मूवमेंट हो रहा है ना अर्थ का, यहाँ पे आ गई, मान लीजिए ऐसे मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे आ गई, ऐसे मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे आ गई, मूवमेंट ऐसे कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आ गई, मूवमेंट ऐसे कर रही है। अब आप देख रहे हैं किस तरह से कौन सी राशि में पृथ्वी पड़ रही है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, अब देखें यहाँ पे, मैंने बताया अभी, भाई सन मूवमेंट नहीं करता है, अर्थ करती है, ठीक है। अर्थ हर महीने एक राशि को पार करती है, ये क्लियर कर लीजिए। और 12 महीने में ऐसे ही 12 राशियों को पार करती है, और इस तरह से 12 राशियों को पार करते हुए अर्थ एक साल पूरा करती है, ठीक है। क्लियर की बातें हैं? चलिए, चलिए यहाँ समझ में आ गई बातें। चलिए, अब देखते हैं, यहाँ पे हम अगर देखें तो ये सेक्टर कितने डिग्री का है, तो इसका कैसे निकालेंगे? 160 डिग्री बाई 20, सॉरी 12, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो इसको डिवाइड कितने में किया गया है? 12 सेक्टर में। तो हम 360 डिग्री जो एंगल वो है, सर्कल है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 12 3 जा 36, तो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। तो एक सेक्टर कितने का है? 30 डिग्री का। एक सेक्टर कितने का है? 30 डिग्री का। एक सेक्टर कितने का है? 30 डिग्री का। ऐसे 12 सेक्टर हैं, और ये 12 सेक्टर कितने का है? ये हर एक सेक्टर, यानी ईच सेक्टर इज ऑफ 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए, यानी कि अर्थ एक महीने में अपने ऑर्बिट में
अगर आप सन के रिस्पेक्ट में देखें तो 30 डिग्री रिवोल्यूशन करती है, मोशन करती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझते हैं हम नक्षत्र के बारे में, ठीक है। ओके, ये जो फ्रेंड नक्षत्र क्या होते हैं, अगर आप देखें नक्षत्र के बारे में तो नक्षत्र कितने होते हैं बताइए। नक्षत्र होते हैं फ्रेंड 27, ठीक है। 27 नक्षत्र होते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरह से होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं राशियों का सेक्टर, ये राशियों का सेक्टर देख रहे हैं ना, तो एक राशि के सेक्टर में कितने नक्षत्र पड़ते हैं? 2.25। कितने फ्रेंड? 2.25 नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र एक राशि में पड़ते हैं। एक राशि में कितने नक्षत्र पड़ते हैं फ्रेंड? 2.25 यानी 2.25 नक्षत्र। यानी अब ऐसे कहेंगे आप कि एक तो आपने 4 भाग, 2 तो ठीक है, और तीसरे वाले का आपने क्या किया, 4 भाग कर दिया, ये कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड ऐसा है कि जैसे कुछ पार्ट इस वाले में होगा और उसका बाकी पार्ट इस वाले में होगा, ऐसे ही कुछ पार्ट इसमें होगा तीसरे वाले नक्षत्र का और कुछ पार्ट दूसरी राशि में होगा। समझ गए ना? अब तो समझ में आ गया बात ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये 2.25 नक्षत्र हैं, ठीक। चलिए, और अगर आप चाहें तो इसका सेक्टर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 360 डिवाइड बाय 27 करेंगे तो आपको आएगा, यहाँ पे आएगा 13 डिग्री 20 मिनट। हर एक जो नक्षत्र है उसका कितना डिग्री एंगल होगा यहाँ पे? वो होगा 13 डिग्री 20 मिनट का एक सेक्टर होगा। मतलब अगर आप यहाँ से सेक्टर निकालें इसका तो इस तरह से बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो आप देख रहे हैं ये नक्षत्र हैं। जैसे अब मान लीजिए पृथ्वी अगर इस नक्षत्र में है, ये इस नक्षत्र में है, सगिटेरियस में, धनु नक्षत्र में है, तो यहाँ पे कौन कौन से सॉरी धनु राशि में है, सगिटेरियस राशि में है, ठीक है। तो जब धनु राशि में पृथ्वी रहेगी तो बताएं कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से नक्षत्र इसके ऊपर प्रभाव डालेंगे। जैसे एक है मूल नक्षत्र, आप देख पा रहे हैं, आई थिंक आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं देखता हूँ फ्रेंड टाइम कितना हुआ वीडियो का बनाने का। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए, ये जो मूला राशि है फ्रेंड, सॉरी मूला राशि नहीं, मूला नक्षत्र है, इसमें फ्रेंड आपने देखा होगा जो बच्चे का जन्म होता है क्या बोलते हैं उसको? मुरहा बोलते हैं, राइट। कि उसको, उस बच्चे को, वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो मुरहा है, ठीक है। और मूर को शांत कराना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऐसा पंडित जी लोग कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है? 27 कुएं का पानी लाना पड़ता है, 27 जो है पत्तों का पत्ते इकट्ठा करना पड़ता है। हर चीजें अप्रोक्सीमेटली 27 आपको इकट्ठा करना पड़ता है। यानी यहाँ पे ये मूल जो नक्षत्र है इतना ज्यादा वो है, प्रभावकारी है, जो सारे ग्रहों को शांत करना पड़ता है, सारे नक्षत्रों को आपको शांत करना पड़ता है। इसीलिए 27 चीजें लगानी पड़ती हैं। क्लियर बातें हैं? चलिए, तो मान लीजिए यहाँ पे समझिए आप, मान लीजिए पृथ्वी ये है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ समझने के लिए है, ये एग्जाम वगैरह में पूछना ही जाता है। आप समझिए बस ये, क्योंकि टॉपिक आपका ये छूट जाएगा, मैं अगर इसको नहीं पढ़ाता तो ये टॉपिक छूट जाता, तो मैं क्योंकि एक सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? चलिए, देखिए ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ मूवमेंट किस साइड कर रहा है? इस साइड कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जब आपका सन ये है और ये बाकी इधर वाले हैं, तो इधर वाले जो हैं ये इस समय तो पृथ्वी पर जो इधर की राशियां हैं फ्रेंड, इधर के जो नक्षत्र हैं वो इस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेंगे, ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे। लेकिन जो इसके पास के नक्षत्र हैं, क्या वो प्रभाव डालेंगे या नहीं डालेंगे? वो तो बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि भाई जो पास का होता है वो जब मन करे तब आपको परेशान कर देगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई पड़ोसी हो, तो पड़ोसी जब मन करे उसका मूड करेगा, आपको गाली दे के चला जाएगा, आपको मार के चला जाएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे, झगड़ा लड़ाई हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति दूर का है, चाहे जितना चिल्लाए, मान लीजिए फोन से आपको कुछ कहे भी, तो आप तो नॉर्मल, आप कुछ नहीं करोगे, झगड़ा तो हो नहीं पाएगी, है कि नहीं? है ना? चलिए, वैसे बातों बातों में झगड़ा होगी, मारपीट तो नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए, लेकिन अगर पास के हो तो क्या होगा? बहुत आसानी से जब भी मन करेगा झगड़ा कर लेंगे, है ना। तो जब ये पास में रहेगा मूला नक्षत्र, अब मान लीजिए यहाँ पे मूला नक्षत्र है, ठीक है, पृथ्वी इस सगिटेरियस यानी धनु राशि में है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे
सगिटारियस इंग्लिश में कहते हैं और धनु कहते हैं हिंदी में। तो धनुष राशि में है अगर पृथ्वी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये चीज है और यहाँ पे अभी क्या है, नाइट चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है फ्रेंड, रात चल रहा है, रात का टाइम है, ठीक है। अब पृथ्वी का जो रात का ये इधर तो दिन है, इधर डे है, इधर नाइट है, ठीक है, इधर डे है और इधर नाइट है, ओके। तो अब मान लीजिए अभी यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ रात में, तो रात में बच्चे का जब जन्म होगा तो मूला, देखो मूला नक्षत्र एकदम बराबर पड़ रहा है ना, देखिए इसका रेडिएशन पड़ रहा है ना। अच्छा चलिए, आप कहेंगे ये मूला नक्षत्र जो है क्या निकालता है, क्या मतलब कैसे हमको प्रॉब्लम देगा। आप देखते होंगे धूप में आप जब बैठते हैं तो हमारी शरीर विटामिन डी सिंथेसिस करती है, विटामिन डी बनाना शुरू करती है ना। यानी हमारे बॉडी में जो रेडिएशन आती है सन से, उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन डी अपने आप से बन जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये नक्षत्र से जो आने वाली लाइट है, जो रेडिएशन है, वो भी हमें किसी ना किसी तरह से प्रभाव डालती है, ठीक है, इसी वजह से है, ठीक। तो ये जो मूला नक्षत्र है, अब ये बच्चा क्या है, अब ये मूल नक्षत्र में लड़का पड़ गया, इसे बोलेंगे मुरहा, ठीक है, यानी मुलहा कैसे ऐसे जो देहाती भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चा हो गया मुरहा, ठीक है, क्लियर है। यानी इस सेक्टर में अगर पृथ्वी है फ्रेंड, तो क्या होगा, पंडित जी बताएंगे कि ये बच्चा जो है मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए अब ये पृथ्वी घूम के इधर आ गई है, जो बच्चे का जन्म इधर हो रहा है, दिन में हो रहा है, बच्चे का जन्म अगर दिन में हो रहा है तो क्या बताएं, मूल नक्षत्र है, अभी भी मूल नक्षत्र है, लेकिन मूल नक्षत्र जो है होगा फ्रेंड, वो कम प्रभावकारी होगा, यानी यहाँ पे इम्पैक्ट इसका कम होगा, ठीक है। मान लीजिए ये पृथ्वी यहाँ चली गई, मूल नक्षत्र अभी तो है भाई, मूल नक्षत्र अभी तो इस पे वो डालेगा, है ना, लाइट तो जाएगी ना इसकी, बहुत हल्की हल्की जाएगी, बहुत ही कम इम्पैक्ट होगा, बहुत ही कम इम्पैक्ट होगा, यानी मूल नक्षत्र यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे भैया मूल नक्षत्र में नहीं है, लेकिन पंडित जी कहेंगे भैया कि यहाँ पे अभी भी मूल नक्षत्र है, क्योंकि यहाँ देखिए और ज्यादा दूर थोड़ी है। अगर मान लीजिए इस तरह से बच्चे का जन्म इस समय यहाँ पे हुआ, जब पृथ्वी इसके एकदम सिरे पे थी, यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ, तो बताएं क्या मूल नक्षत्र यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं डालेगा, क्योंकि सेक्टर यानी राशि कौन सी है, मकर राशि में चला गया है। पृथ्वी कौन सी राशि में चला गया है फ्रेंड, पृथ्वी चली गई है मकर राशि में, तो क्या होगा, कम इम्पैक्ट होगा इस मूल नक्षत्र का, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इस सेक्टर में आ जाती है पृथ्वी, तो बिल्कुल भी उस मूल नक्षत्र का कोई भी इम्पैक्ट पृथ्वी पर नहीं होगा, और जिसका भी जन्म होगा, बर्थ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया सेक्टर वाइज डिवाइड करके। चलिए अभी एक चीज और बताना था आपको, कि जैसे ये फ्रेंड ये अर्थ घूम रही है, ठीक है, ऐसे ही जिस तरह से सन का ये चक्कर लगाती है, ऐसे ही एक सैटेलाइट यानी नेचुरल सैटेलाइट है जो मून है, चंद्रमा, चंद्रमा भी पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। जिस तरह से पृथ्वी 12 राशियों को पार करती है फ्रेंड, 12 राशियों को पार करते हुए 12 महीने लेती है, ऐसे ही पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा 27 नक्षत्रों को पार करता है, यानी 27 नक्षत्र को, या नक्षत्र को लूनार मैंशन भी कहते हैं, नक्षत्र को इंग्लिश में लूनार मैंशन भी कहते हैं, इस बात को आप जानते रहिए, ठीक है। चलिए अब आप सोचेंगे कि भाई ये किधर मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है ना भाई, ये देखिए क्लियर है, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये मूवमेंट कर रहा है ऐसे ही, ऐसे ही मूवमेंट कर रहा है इधर की ओर। तो अब देखिए जो मैंने सेक्टर भी बताया था, तो ये क्या करेगा, एक एक नक्षत्र को पार करने में सिर्फ एक दिन लगाता है, कितना दिन लगता है इसको, इस हमारे मून को कितना टाइम लगता है एक नक्षत्र पार करने में, एक दिन, ठीक है, फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए ऐसे ही ये 27 डेज लेता है पूरा इस अपने एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, और इस रिवोल्यूशन के दौरान ये 27 नक्षत्र को पार करता है। अब आप कहेंगे भाई कि कैसे पार करेगा, है ना, आप सोच रहे होंगे ना कैसे पार करेगा। जैसे ये अगर मान लीजिए कि पृथ्वी क्या हो, मून के रिस्पेक्ट में स्टेबल हो, अपेरेंट मूवमेंट मान ले, जो भी मैंने बताया था कि लाइन बीच में रख दीजिए और आप घूमते रहिए ऐसे ऐसे, तो आपका देखें, आप ऐसे देख लीजिए, इसके पीछे एक राशि मैंने बताया था, देखिए ये देखिए सन है,
मान लीजिए ये सन है, मैं पृथ्वी हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं पृथ्वी पे एक इंसान जो खड़ा है, मान लीजिए मुझे, ये सन है, ठीक है। सन मेरी तरफ है, मैं इसके तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे जो आसमान दिख रहा है ना? जो आसमान दिख रहा है उस इसके पीछे जो कॉन्स्टेलेशन है, जो तारों तारों का जो समूह है फ्रेंड, अगर मान लें कि यहाँ पे कैंसर कैंसर है यानी कर्क राशि है यहाँ पे, तो मैं किस राशि में रहूँगा? तो मैं रहूँगा फ्रेंड कैप्रिकॉर्न राशि यानी मकर राशि में रहूँगा, ठीक है। मान लीजिए मैं मीन राशि में हूँ, ठीक है, मीन राशि में हूँ, पिशेष राशि में हूँ, तो हमारा सन किसमें होगा? वर्गो यानी कन्या राशि में होगा, ठीक है। यानी इसके पीछे पीछे देखेंगे तो कौन सी राशि होगी? कन्या राशि होगी, क्लियर है। ऐसे ही मान लीजिए ये पृथ्वी है और मैं क्या हूँ? चंद्रमा, ठीक है। मान लीजिए अब ये मैं क्या करता हूँ कि अगर एक दिन में मतलब कि एक बार घूमने में एक दिन लगता है ना? एक दिन में जो मतलब कि मान लीजिए पृथ्वी का 24 घंटा, ठीक है। तो एक दिन लगता है एक राशि मतलब एक नक्षत्र पार करने में, ठीक है। जो इसका सेक्टर है यहाँ पे आप देखें, ये जो है, ये समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए इसी को मैं मान लेता हूँ मूला मूला नक्षत्र को, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी हमारी पृथ्वी है और ये सन जो है घूम रहा है। तो जैसे ही ये मूला नक्षत्र को पृथ्वी पार करेगी और ये जो आपका हमारा जो वो है मून है, क्या करेगा फ्रेंड? जैसे ही ये पृथ्वी हमारी ये मूला नक्षत्र को पार करेगी, ऐसे ही ये क्या करेगा? एक एक दिन पूरा इसको लग जाएगा इसको क्रॉस करने में, ठीक है। एक दिन ये पृथ्वी का जो दिन है 24 आवर्स का, उतना ही टाइम इसको लगता है एक नक्षत्र पार करने में। किसको? चंद्रमा को। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और बाकी नक्षत्र ऐसे हैं, है ना? नक्षत्र ऐसे हैं, देखिए ये नक्षत्र हैं, ठीक है। तो एक नक्षत्र को पार करने के लिए चंद्रमा कितना समय लेता है? एक दिन लेता है, ठीक है, एक दिन लगता है, क्लियर है? चलिए, और ऐसे ही पूरा एक चक्कर लगाने में मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो यानी एक नक्षत्र पार किया ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर गया चंद्रमा तो एक दिन हो गया, ठीक है। फिर आगे गया, यानी ये आषाढ़ वाला किया तो पूर्व आषाढ़ वाला किया तो नक्षत्र पार किया तो एक दिन और लग गया। फिर यहाँ पे फिर ऐसे ही श्रावण श्रावण नक्षत्र को पार किया तब एक दिन और लग गया। ऐसे ही करते करते पूरा 27 मतलब ऐसे ऐसे 27 दिन लेता है पूरा एक रिवोल्यूशन चारों पृथ्वी में एक चारों तरफ परिक्रमा लगाने में, ये 27 दिन लेता है, ठीक है। ऐसे ही और 27 नक्षत्र को पार करता हुआ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत अब नहीं है। चीज़ समझ में आ गई? मैंने सेक्टर बताया था कि ये 360 का एक सर्कल मान लीजिए है, ठीक है, और इसका हमने सन को सेंटर मान के सेक्टर को डिवाइड किया कितने कितने पार्ट में? 12 पार्ट में, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक महीने में एक राशि को पूरा क्रॉस करती है और इसीलिए हमने इसे 12 सेक्टर में डिवाइड किया और 12 महीने लगता है हमें हमारे पूरी पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में सूर्य के चारों तरफ, इसलिए हमें इसे 12 सेक्टर में डिवाइड कर दिया और इससे क्या आया? 30 डिग्री का एक सेक्टर आया, ठीक है। और जब हमने इस सेक्टर को देखा कि जो ये 360 का जो था, अगर हमने नक्षत्र के हिसाब से देखें 27 से डिवाइड करें 360 को, तो आएगा 13 डिग्री 20 मिनट, यानी जो नक्षत्र का सेक्टर बनेगा नक्षत्र का सेक्टर जो बनेगा वो बनेगा 13 डिग्री 20 मिनट का, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब मान लीजिए फ्रेंड, अब यहाँ पे ये पृथ्वी हमारी यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी आ गई। तो ये पृथ्वी जो हमारी यहाँ पे आ गई, तो मुझे बताइए अब बच्चे का जन्म कहाँ कैसे होगा? मान लीजिए रात है, इधर इधर डे है क्योंकि सन है ना भाई, सन फेसिंग जो लैंड होगा वो डे वाला होगा, इधर नाइट होगा। तो मान लीजिए रात में बच्चे का जन्म हुआ, है ना? आपने देखा होगा जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था जन्माष्टमी में, तो रात के 12 बजे हुआ था ना? आप देख रहे हैं ना? तो उस समय कौन-सा नक्षत्र था फ्रेंड? रोहिणी नक्षत्र था। यानी कृष्ण जी का जन्म किसमें हुआ था? रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, है ना? लूनार मैंशन, रोहिणी लूनार मैंशन में हुआ था, ठीक है? और जो रोहिणी नक्षत्र में लोग पैदा होते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और क्या? मैनी मल्टी डायमेंशनल, मल्टी मल्टी टैलेंटेड, यू कैन से टैलेंटेड। ये फ्रेंड मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आपने कृष्ण को देखा होगा, कृष्ण भगवान को, तो वो आप देखेंगे डांस भी करते हुए दिख जाएंगे, है ना? और ये पीस
दूत यानी कि पीस एंजल की तरह भी, यानी कि शांति दूत की तरह भी काम करते हैं, महाभारत में जिस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है? और वो एक अच्छे सिंगर भी हैं, वो अच्छा गाना भी गाते हैं, और वो किस तरह से देखेंगे आप, बाँसुरी बजाते हैं, वो बाँसुरी भी अच्छा बजाते हैं, यानी उनको 64 कलाओं का ज्ञान था, 64 आर्ट्स उन्हें पता था, 64 कलाओं का ज्ञान था। तो जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेगा, क्या होगा? वो बहुत ही भाग्यशाली होगा, उसके पास बहुत ही धन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही फ्रेंड, ये जो नक्षत्र हैं, हमारे पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं, हम मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है? क्लियर है? ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है, ओके? क्लियर है? चलिए। तो यहाँ मैंने बताया कि 12 बजे रात में हुआ था, तो आपने देखा ना अभी, पृथ्वी पूरी तरह से इस रोहिणी नक्षत्र के फेसिंग में थी 12 बजे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। क्लियर है? चलिए, अब हम समझते हैं आगे फ्रेंड। मान लीजिए एक और नक्षत्र नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे हो, तो बताएं कौन सा यहाँ पे होगा? तो कृतिका नक्षत्र यहाँ पे एक्टिव होगा। ये जो कृतिका नक्षत्र है फ्रेंड, ये यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? सेल्फ इंडिपेंडेंट और फ्री रहना पसंद करते हैं, और ये बहुत ही प्योर होते हैं, ठीक है? ये ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, और बहुत ही ग्रेटिट्यूड इनमें होता है, ठीक है? ओके? और ये बहुत अच्छे भी इंसान होते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको प्लैनेट के बारे में, जो हमारे पंडित जी लोग बताते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजर जो बताते हैं कि हमारे आसमान में, स्काई में, है ना, 9 ग्रह हैं, ठीक है? 9 ग्रह। देखिए, ये है मरकरी, ये सैटर्न, जुपिटर, राहु, मार्स, और राहु, मार्स, मून, सन, वीनस, केतु। फिर से मरकरी से शुरू होगा फ्रेंड। मरकरी, मरकरी हो गया, सैटर्न, जुपिटर, जुपिटर, और फिर यहाँ पे आएगा राहु। राहु के बाद आपका अगर आगे है नेक्स्ट, दैट इज मार्स, मून, ओके, सन, सन के बाद है वीनस, ओके, केतु, ओके। चलिए, फिर से हमारा मरकरी, मरकरी, सैटर्न, सैटर्न, जुपिटर, जुपिटर, देन राहु, मार्स, और यहाँ पे मून, यहाँ पे सन, और यहाँ पे वीनस, और नेक्स्ट वन दैट इज हमारा है क्या नेक्स्ट है? केतु। ओके फ्रेंड, चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे रूलिंग, जो यहाँ पे प्लेनेट है, रूलिंग ग्रह है, ठीक है? रूलिंग ग्रह है, वो कौन सा है? सन है। यानी अगर कोई बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है कृतिका नक्षत्र में, तो क्या होगा? यहाँ पे सूर्य होगा, सूर्य ग्रह होगा, यानी सूर्य ग्रह यहाँ पे एक्टिव होगा, ठीक है? मान लीजिए कोई भारिणी में जन्म लेगा, तो यहाँ पे वीनस होगा। समझ रहे हैं? वीनस क्या है फ्रेंड? वीनस जो, जिसको शुक्र देव भी कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे सूर्य देव कहते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए, यहाँ पे मैं आपको मरकरी के हिसाब, मरकरी से बताना शुरू करता हूँ, तो इससे आपको आसानी से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? मरकरी क्या है फ्रेंड? ये जो मरकरी प्लैनेट है, मरकरी ग्रह है एस्ट्रोलॉजी में, ये क्या बताता है? जो व्यक्ति इसमें यहाँ पे जन्म लेगा, यानी मरकरी फेसिंग होगा, मरकरी ग्रह होगा, यानी कि बुध ग्रह होगा, तो वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा, और बहुत ही योग्य व्यक्ति होगा, नॉलेज ज़्यादा वो ज्ञान गेन करेगा, बहुत आसानी से पढ़ाई कर सकता है, और राइटिंग में अच्छा होगा, लिखावट अच्छी होगी उसकी। इस सारी चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है, ठीक है? चलिए, फिर सैटर्न, सैटर्न को आपने जाना शनि देव, है ना? शनि ग्रह जिसको बोलते हैं, और आपने देखा होगा शनि ग्रह। और अगर ये जो बुध है फ्रेंड, अगर ये सही नहीं है, ठीक है? मान लीजिए इसकी स्थिति सही नहीं है, आप जब जन्म हुआ बच्चे का, तो क्या होगा? ये बच्चे को वही कहेंगे ना,
मूर्ख बनाएगा, बुद्धि वगैरह नहीं, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि वो बच्चा बुद्धिमान नहीं होगा, वो बहुत ही कम नॉलेज गेन कर पाएगा, बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी काम में अपना मन लगाने के लिए, बहुत ही बार-बार उसको काम में अपना मन लगाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, तब वो जाकर के पढ़ाई करेगा, ठीक है? सैटर्न में क्या है फ्रेंड, जैसे कि आप शनि देव को जानते हैं और अगर शनि का दृष्टि आप पे है और सही दृष्टि है, तो ये आपको रातों-रात बहुत महान बना सकते हैं और अगर सही दृष्टि नहीं है फ्रेंड, तो ये बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे शनि प्लैनेट ये है कि जब यहाँ पे शनि ग्रह का असर होगा, ठीक है ना? जब आप मीन राशि में जन्म जन्म होगा, तो अगर आप देखें, तो कौन-सा है? उत्तर भाद्र, उत्तर भाद्र नक्षत्र है, तो उत्तर भाद्र नक्षत्र में शनि ग्रह है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, अगर ये स्थिति सही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर स्थिति सही नहीं है, तो जो शनि देव हैं, उनकी 7.5 ही जिसे बोलते हैं, वो हो सकता है 7.5 सेकंड के लिए हो, 7.5 मिनट के लिए हो, 7.5 दिन के लिए हो या 7.5 वर्ष के लिए हो या किसी भी टाइम का हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शनि का जो प्रॉब्लम है, उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, व्यापार में नुकसान होगा और आप जो भी चीज़ें करना चाहेंगे, वो पूरी नहीं हो पाएँगी, है ना? एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना? कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये शनि अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, आप राजा की तरह काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जुपिटर देखें, जुपिटर को हम बृहस्पति कहते हैं, यानी बृहस्पति गुरु, गुरु बृहस्पति, ठीक है? यानी जो व्यक्ति कुंभ राशि में हुआ और उस समय बृहस्पति गुरु था, मतलब बृहस्पति ग्रह था, तो वो क्या होगा व्यक्ति? बुद्धिमान होगा। यानी वो एक टीचर की तरह रहेगा, क्योंकि बृहस्पति को गुरु माना जाता है। यानी इन सारे ग्रहों में से कौन-सा गुरु है? दैट इज़ बृहस्पति। बृहस्पति ही क्या है? गुरु है, जो इन सबको मतलब कहें तो एक टीचर ही है, जो शिक्षा देता है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? जो बच्चा इस बृहस्पति गुरु में यानी गुरु ग्रह में होगा, बृहस्पति ग्रह में जिस पे असर होगा, वो बहुत ही बुद्धिमान होगा, वो बहुत आसानी से फ़ेमस हो जाएगा, ठीक है? मतलब वो जब भी चीज़ों को पढ़ाएगा, बहुत मस्त बच्चों को समझ में आएगा और वो बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस करेगा शिक्षा के जगत में, ठीक है? शिक्षा जगत में बहुत जल्दी ही अपना नाम कमाएगा। अब आते हैं फ्रेंड राहु पे। ये राहु क्या माना जाता है? ये आप देख रहे हैं चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर यहाँ पे माना जाता है कि एक छाया है, एक सर्कल है। राहु और इसी कहते हैं जब ग्रहण लगता है तो राहु इसको निकल जाता है, ऐसा मानते हैं, राइट? लेकिन हम लोग समझेंगे कि ग्रहण क्या होता है, ठीक है? एक्लिप्स क्या होता है, सन एक्लिप्स क्या होता है और मून एक्लिप्स क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? उसकी स्टेजेस को भी समझेंगे, सन के स्टेजेस को भी समझेंगे, ठीक है? चलिए और फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड ये राहु क्या है? राहु जो आपका नक्षत्र क्या बोलते हैं ग्रह है, जब राहु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति ज़्यादा लालची होगा, ठीक है? लालची का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये नहीं लालची मतलब व्यापार में बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ करेगा। मटेरियलिज़्म उसके अंदर ज़्यादा होगा। मटेरियलिज़्म मतलब है कि हर चीज़ों से जो भौतिक जगत है, उससे उसका जुड़ाव बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसे उसे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए बढ़िया बढ़िया-बढ़िया कार चाहिए, बढ़िया-बढ़िया, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, उसको घर मतलब वो उसका इमेजिनेशन ऐसा होगा कि मुझे बहुत दूर-दूर घूमना है, खूब मतलब कमाना है, बहुत सारा ट्रेड करना है, बहुत सारा व्यापार करना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है, ठीक है? ऐसा रहेगा। लेकिन अगर राहु सही स्थिति में नहीं है, तो फिर क्या होगा? भ्रम होगा आपको, बहुत प्रॉब्लम होगी, आपके विचार अच्छे नहीं रहेंगे, आप व्यापार में अच्छा नहीं करोगे, जो भी व्यापार करोगे उसमें नुकसान होगा, यही सब दुनिया का प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है राहु को सही करवाते हैं, पंडित जी लोग बताते हैं जो, एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से बताते हैं तो उस हिसाब से सही हो जाता है। मार्स के बारे में देखें, मंगल के बारे में, आपने मंगल ग्रह देखा होगा, जिनका जन्म मंगल ग्रह में होता है, वो व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी होता है, मतलब उनमें एक पैशन होता है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट और उनमें करेज होता है, साहस बहुत होता है और वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। यानी अगर वो जो भी काम करेंगे, उसमें उनको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जैसे मंगलहा आपने सुना होगा, मंगली, मांगलिक लड़की और है या लड़का है, तो उसकी शादी उसी जो इस ग्रह में पैदा हुआ होगा, मंगल ग्रह के प्रभाव में पैदा हुआ होगा, जन्म लिया होगा, उसी के साथ उसका विवाह किया जाता है। तो माना जाता है कि मंगल और मंगल मिलकर के न्यूट्रल कर देते हैं। यानी इसमें बहुत एनर्जी होती है और उस व्यक्ति में बहुत ऊर्जा होगा जिससे क्या होगी,
झगड़ा होती रहेगी, लड़ाई होता रहेगा और विवाह जो होगा उनका, जो वैवाहिक वैवाहिक जीवन है, मैरिज लाइफ, वो डिसरप्ट हो जाएगी, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाएगी और सही से शादी चल नहीं पाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए मांगलिक लड़का और मांगलिक लड़की की शादी करते हैं, ठीक है? चलिए, अब मान लीजिए मून है यहाँ पे, मून क्या? चंद्रमा। तो ये चंद्रमा, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये मून है, चंद्रमा है, ठीक है? तो अगर चंद्रमा सही स्थिति में है ना? सही स्थिति में है पंडित जी लोगों के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अगर आप देखें, एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से सही स्थिति में है, सही पोज़ीशन में है आपकी कुंडली में, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका जो मन है, शांत होगा। आप बहुत अच्छे विचारों वाले होंगे। आपकी माँ से बहुत अच्छा रिश्ता होगा। आप बहुत अच्छे से उनसे बात करेंगे, अपनी माँ को बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत अच्छी चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर इसकी दशा अच्छी नहीं हो तब? अगर इसकी दशा अच्छी नहीं हो तो क्या होगा? आप जैसे कहें ना, पागल हो जाएँगे। पागल हो जाएँगे, घूमते रहेंगे पागलों की तरह, ठीक है? तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण जो है, या सॉरी, चंद्रमा जो है सही स्थिति में नहीं है आपकी कुंडली में, इसकी वजह से आपका जो मन है वो सही नहीं है। आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। यानी जो मेंटल बैलेंस है आपके ब्रेन का, वो बिगड़ गया है और आप भ्रम में जीते रहेंगे। आप ऐसे बोलते ही रहेंगे कुछ भी। तो ये माना जाता है कि चंद्रमा का प्रकोप है या चंद्रमा का प्रभाव है, ठीक है? जब वही सही स्थिति में होगा तब मैंने बता दिया क्या है, ठीक है? चलिए, सूर्य के बारे में देखें तो आप जानते हैं सूर्य के बारे में, इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है और आज हमारे सूर्य जो है हमें ही सारी ऊर्जा का जो हमारा मुख्य स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट और एनर्जी यू कैन से हियर, कि जो अल्टीमेट ऊर्जा का स्रोत स्रोत है वो है सन। पृथ्वी पे जो भी प्राणी है, प्लांट है, कोई एनिमल है या जो भी चीज़ें हैं, उन सब के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा सन है, ठीक है? तो हम सन ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, तो जो व्यक्ति का सन के प्रभाव में जन्म होता है, यहाँ पे अगर हम देखें, धनु पे देखें, ठीक है? सजिटेरियस राशि में, धनु राशि में होता है और इसमें अ, उत्तर आषाढ़ उत्तर आषाढ़ नक्षत्र चल रहा होता है और यहाँ पे जो रूलिंग, यानी जो सन देवता है, ये जो है श्रेष्ठ है और यहाँ पे सन का जो है प्रभाव रहेगा, ठीक है? अच्छा प्रभाव रहेगा तो आप वही चीज़ है, इंटेलिजेंट होंगे, आप व्यापार में अच्छा काम करेंगे, आप पढ़ाई में आगे रहेंगे और बहुत ही आपको फेमिटी मिलेगी, आप बहुत ही प्रसिद्ध रहेंगे, ठीक है? चलिए, मैं वीनस में यही चीज़ है, वीनस में। और फिर केतु के बारे में बताता हूँ मैं। केतु है फ्रेंड यहाँ नॉर्थ पे एक जो शैडो की तरह दिखता है, जो एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं। तो केतु जो होता है, ये क्या करता है फ्रेंड, डिटैचमेंट। आप क्या करेंगे, वैराग्य, आपको वैराग्य लेने का, आपके दिमाग में वैराग्य धारण करने का ख्याल आएगा। आप वही सोचेंगे कि ये संसार ऐसा है, मतलब क्या है ये संसार? आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी, अध्यात्म आएगा, धर्म से आप जुड़ेंगे, है ना? ईश्वर की पूजा करेंगे बहुत, ठीक है? तो ये जो है फ्रेंड डिटैचमेंट की ओर ले जाता है, यानी कि ये मटेरियलिज्म से किधर ले जाता है, स्पिरिचुअलिज्म की ओर। स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म की ओर, आध्यात्मिक बनाता है व्यक्ति को। क्लियर है? और ऐसे ही पूरा आप पढ़ते जाएँगे, सारी चीज़ समझ पाएँगे। जैसे मैं अभी और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको कि ये जो आप विशाखा देख रहे हैं ना, विशाखा नक्षत्र में किसका जन्म हुआ था फ्रेंड? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया गया है, गौतम बुद्ध का विशाखा उसमें जन्म हुआ था। तो ये जो है फ्रेंड, यहाँ पे व्यक्ति क्या होगा, या तो बहुत ही ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक होगा, मैटेरियलिस्टिक होगा, मैटेरियलिस्टिक लिस्टिक ठीक है, मैटेरियलिस्टिक होगा, या फिर फ्रेंड इसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म, इसमें फ्रेंड स्पिरिचुअलिज्म होगा। या तो वो अध्यात्म की ओर चला जाएगा और या फिर वो पूरी तरह से व्यापार में, यानी इसीलिए तो कहते हैं बुद्ध को बोला जाता था, अगर ये राजा बनेगा तो बहुत बड़ा राजा बनेगा और अगर ये कहीं कोई ऋषि मुनि बन गया तो बहुत बड़ा बनेगा, राइट? बहुत बड़ा सेज बनेगा, बहुत बड़ा संत बनेगा, ठीक है? यही चीज बताया गया था ना। चलिए, अब हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। माना जाता है हनुमान जी का जन्म जो है मूला राशि में हुआ था, मूला नक्षत्र में हुआ था, लेकिन कुछ जो है जगह पे मतलब ये भी बताया गया है कि उनका जन्म जो है कन्या नक्षत्र में हुआ था, सॉरी चित्रा नक्षत्र में हुआ था, ठीक है? तो ये बाकी चीजें हैं।
आई होप आप अच्छे से ये चीज़ों को समझ लिए हैं और यहाँ पढ़ने के बाद अगर आप सर्च करके पढ़ेंगे चीज़ों को तो और अच्छे से जान जाएँगे। ये फ्रेंड दिस वीडियो was only for the perspective of information only. Okay, I want to provide some information about our astrology. ठीक है, और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो क्योंकि मैं आपका लिंक ना टूटे, जो मैंने बताया था, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि हर चीज़ों को मैं सीरियल वाइज़ पढ़ाऊँगा, लिंक करके पढ़ाऊँगा, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको पूछना हो, कुछ भी चीज़ें समझना हो, तो आप मुझे बताएँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ कि क्या दिक्कत है इसमें, कुछ अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, हालाँकि ज़्यादा इसमें समझने लायक कुछ था नहीं, आप जो है इसको बार-बार बना के समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। सारे इन राशियों के नाम याद कर सकते हैं और इन सभी को याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, सारा फैक्चुअल है। मैंने सेक्टर को बता दिया, अगर आप 360 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो आप 30 डिग्री पाएँगे और एक सेक्टर जो होगा फ्रेंड, एक राशि को मेज़र करेगा और एक राशि को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 1 महीना लगाती है और ऐसे ही 12 महीने में पृथ्वी सूर्य के चारों चारों तरफ चक्कर लगाते हुए 12 राशियों को पार करती है, ठीक है? और जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो 1 दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 नक्षत्र पार करता है और ऐसे ही जब पूरा चक्कर लगाता है तो 27 नक्षत्र को पार करता है, ठीक है? और जब पृथ्वी हमारी जिस राशि में होती है और उस हिसाब से उस ग्रह में जहाँ पे होता है, वहीं नक्षत्र होता है, उसी हिसाब से इस पे प्रभाव पड़ता है और आप चीज़ें इसमें और भी चीज़ें सर्च करके, गूगल सर्च करके या किसी किताब से, एस्ट्रोलॉजी की किताब से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों को जान सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राइट? और बाकी ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। मैंने सिर्फ़ ताकि लिंक ना टूटे, मैंने पहले ही बताया, इसलिए मैंने बनाया। ओके? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर क्रूशियल टाइम टू दिस वीडियो। आई होप you have got something to this video and please keep watching and keep studying. Please keep making notes. Okay? So the most important thing to make note regarding that topic during watching the video. Okay? The most important thing. Okay? So that you can easily recall it.